नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज ही हमने पोल के माध्यम से आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि आप लोगों को अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट रूल का वीडियो चाहिए या नहीं। तो आप लोगों में से अधिकांश बच्चा 90% बच्चा जो है हाँ में जवाब दिया है। इसी को ध्यान रखते हुए मैं ये इम्पोर्टेंट इंग्लिश के रूल को लेकर आ गया हूँ ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ये ट्रायल पर्पस है। अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया इस पे तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है। इसे शुरू करने से पहले कुछ बेसिक तत्व मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बीच में आप कई सारे चीज़ जोड़ते चलेंगे, जितना बड़ा बात बनाएंगे उतना वर्ड जुड़ता चला जाएगा, लेकिन मेन जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। 2-3 कीवर्ड जरूर याद रखें जिसको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, जैसे हैज, हैव, हैव और हैड। इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है। इसके अलावा जो भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब आप समझते हैं, कैन, कुड, मे, मैट, है ना। ये सब जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप प्रयोग होता है। इस वीडियो के अंदर जहां भी हैच का इस्तेमाल किया गया है वो विरोधाभास दर्शाता है। आधे बच्चे इंग्लिश इसीलिए छोड़ देते हैं कि वो एक बार तो पढ़ लेते हैं रूल कि भाई एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट भर आएगा, लेकिन अगले ही लफ्ज में देखता है कि एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगा, तो देख के भाग जाते हैं। तो ये डरने की बात नहीं है। जैसे आप गेहूं के खेत में देखेंगे कि इक्का दुक्का बागर गेहूं हो जाता है जो सबसे बड़े होते हैं, तो उसे छांटना काफ़ी ईजी होता है। इससे में भागना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं जहां भी रूल बताऊंगा उसके नीचे ही अपवाद को भी दर्शा दिया हूं ताकि आपको साथ में क्लियर होता चले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं इतना समझता हूं कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत टेंस की जानकारी है। पहला रूल जो है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, दो सिंगुलर कंटेबल नाउन को अगर आप एंड से जोड़ेंगे तो चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है, राम एंड सीता आर कमिंग, तो यहाँ पे ईज आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का जो है फॉर्मेशन हो चुका है एंड से जुड़ने के बाद, कि राम एक अलग सब्जेक्ट है S1 और जो सीता है ये आपका अलग सब्जेक्ट है S2। इन दोनों सब्जेक्ट को एन से अटैच किया है, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा, ईज का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरा हमारा पास्ट टेंस में इसी एग्जाम्पल को दर्शाया गया है कि राम एंड मोहन वेयर प्लेइंग, राम और मोहन खेल रहे थे। ठीक है, तो पहला वाला प्रेजेंट में दर्शाया गया है सेम बात को, दूसरा वाला पास्ट कंटिन्यूअस में सेम बात को दर्शाया गया है कि दो कंटेबल नाउन को एंड से जोड़ने के बाद प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हैच लगा के एक और अपवाद है, लेकिन सिंगुलर नाउन्स या एडजेक्टिव को, दो सिंगुलर नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए तथा वह एक ही वस्तु को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे अभी आपने देखा राम एंड श्याम आर प्लेइंग था, अब यहाँ पे दो चीज को जोड़ने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो दोनों चीज जुड़ने के बाद भी एक ही चीज को बताएगा, जैसे द टीचर एंड राइटर इज कमिंग। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो टीचर है ना वही राइटर है, यानी इसमें एक ही सब्जेक्ट है द टीचर, उसके बाद उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि राइटर भी है। ठीक है, ये आप कैसे पता करेंगे अगर आपको कुछ नहीं आता है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए, भगवान न करे ऐसा कि आपको कुछ ना आए, आप तो तरक्की करो जी, आसमान में सुराख कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक में आर्टिकल प्राप्त है। अब आर्टिकल क्या होता है जो बच्चे नहीं जानते हैं, ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं, जिसमें द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और ए और एन के इस्तेमाल में भी आपको जो है थोड़ा सा क्लू है, जिसको हम हिंदी में उच्चारण करेंगे और स्वर वाला साउंड से यानी वॉवेल साउंड से जो है उच्चारण होगी तो उसके पीछे हम एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण होते हैं उसके पीछे हम अ लगाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द टीचर है, लेकिन राइटर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो राइटर के पहले आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब जो टीचर है वही राइटर है, इसीलिए यहाँ पे ईज आया है, आर नहीं आया है। अगर पास्ट टेंस में लिखना होता तो वाज आता, वेयर नहीं आता।
ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस में लिखना होता प्रेजेंट के अंदर तो हैज आता, हैव नहीं आता, ठीक है, यानी सिंगुलर आता, ठीक है। तो समझ गए ये बात कि भाई दो होने के बावजूद भी एक ही बताए तो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है इसे देख लेते हैं। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड डॉक्टर वाज राइटिंग अ नॉवेल। देखिए ये जो है कॉमा लगा के, जहां भी अंग्रेजी पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो कॉमा के बाद जो भी जानकारी होता है उस कॉमा से पहले वाले चीज के एक्स्ट्रा जानकारी होता है, जो सेंटेंस में उस वर्ब को उस जानकारी से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर माय फ्रेंड इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आना है जो वाज आया है, ठीक है। माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही वर्ब आया है जो वाज आया है, फिलोसफर एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा से आपको ये चीज समझ जाना है। क्योंकि फिलोसफर और डॉक्टर अलग अलग अगर होता तो दोनों को आर्टिकल प्राप्त होता, ठीक है। तो माय फ्रेंड जो कि फिलोसफर एंड डॉक्टर भी है, कॉमा जो का सेंस दे देता है कि माय फ्रेंड जो फिलोसफर और डॉक्टर है एक नोवेल लिख रहा था, ठीक है। इस प्रकार का इसे सेंस आ रहा है। चलते हैं आगे। दूसरा जो हमारा नियम कहता है, यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि रूल नंबर 2 है ये कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, मेनी, अ, मोर देन वन, ये सभी स्वभाव में सिंगुलर होते हैं। इसीलिए अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव इत्यादि लेते हैं। अब इसे इतना कैसे याद रखें? तो आपको याद क्या रखना है, जो भी वन इंडिंग वर्ड है जैसे सम वन, एनी वन, नो वन, है ना, एवरी वन, जो भी बॉडी इंडिंग वर्ड है, बॉडी, सम बॉडी, एवरीबॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, ये सभी सिंगुलर होते हैं। तो आपको तो 10 ऐसे ही याद हो गया, 12-14 जो लिखे हैं। इसमें से अब याद आपको रखना है ईच और एवरी तो स्वभाव नाम से ही स्पष्ट है कि सिंगुलर में प्रत्येक होते हैं, है ना। इसके अलावा वन को याद नहीं रखना है, वन क्वांटिटी में भी एक होता है तब भी सिंगुलर होता है, और इसे जो है एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है तो भी सिंगुलर ही होता है। इसके अलावा मेनी, मेनी का मतलब आप जानते हैं कि बहुत सारा होता है, लेकिन मेनी के बाद जो है MANY कहाँ गया भाई, मेनी, मेनी के बाद अगर ए जोड़ दिया तो ये सिंगुलर हो जाता है, मेनी अ बॉय होगा, है ना, क्योंकि ए अपने आप में ही सिंगुलर है। तो इसके बाद हम ए बॉयज तो लिख ही नहीं सकते, तो इससे आप इसे भी याद नहीं रखने की जरूरत है। बच गया हमारा एक मोर देन वन। अब आपने मोर देन वन जैसे ही लिखा तो मोर देन वन के बाद जो है हमेशा सिंगुलर चीज का प्रयोग होगी। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल जो है ईच स्टूडेंट हैज कम। देखिए ईच स्टूडेंट्स आप नहीं लिख सकते क्योंकि ईच स्वभाव में सिंगुलर है, तो आने वाला नॉन प्रोनाउन वर्ब जो भी है सभी सिंगुलर लेने वाले हैं, तो ईच स्टूडेंट ही लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बताया या नहीं बताया समरण नहीं आ रहा है, अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ दोगे तो ये सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। सभी वर्ब स्वभाव से प्लुरल ही होता है, जैसे प्ले, तो प्ले माने खेलना, तो प्लुरल है। अगर मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट में प्ले का इस्तेमाल करना हो तो प्लेज लिखना पड़ेगा, है ना, ध्यान रहे। इसके अलावा सभी नॉन जो है इसमें अगर आप ई और ईएस या फिर एस जोड़ते हो तो ये भी कंडीशन है कि कब एस और कब ईएस जोड़ता है, वो तो काफी डेप्थ है, वो बाद में बता देंगे, है ना। लेकिन अगर आप जोड़ते हो तो ये प्लुरल बन जाता है, यानी वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से सिंगुलर और नॉन में एस और ईएस जोड़ने से प्लुरल बनता है। इतना बात तो आप समझते ही होंगे। तो ईच स्टूडेंट हैज कम, है ना, ईच सिंगुलर है इसीलिए स्टूडेंट सिंगुलर आया है, और ईच को देखते हुए आपका वर्ब भी सिंगुलर आया है। हैज का जो बड़ा भाई है जो प्लुरल फॉर्म है ये है हैव, और ये दोनों का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि भाई हैज, हैड, हैव, इन तीनों के बाद V3 आता है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि कम तो V1 है। जी नहीं, कम V1 के साथ साथ V3 भी है। कम का फॉर्म क्या होता है, कम होता है, इसके बाद केम होता है और फिर कम होता है, ठीक है, फिर कमिंग हो जाएगा, फिर कम्स हो जाएगा, V4 और V5, है ना। तो आप वर्ड मीनिंग की दायरा अपना बढ़ाएं, इंग्लिश ग्रामर काफी इजी लगेगी, काफी इजी है जी, है ना। अब देखिए पहला जो आपका जो मैंने याद करने के लिए बताया है वैसे ही एग्जाम्पल मैं लिया हूं, बाद बाकी तो बॉडी इंडिंग और
थिंग इंडिंग, बॉडी इंडिंग, थिंग इंडिंग, वन इंडिंग, ये सभी आपका सिंगुलर होता है। वन को याद नहीं रखना है, नन को याद नहीं रखना है। मेनी तो प्लुरल होता है, लेकिन जैसे ही ए लगा तो आने वाला नॉन तो आप सिंगुलर ही लिखोगे, तो मेनी और को भी याद नहीं रखना है। लेकिन मोर देन वन को तो याद रखना है, तो मोर देन वन, इसके बाद आने वाला नॉन कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आप मेन नहीं लिखेंगे, मैन लिखा है। मैन का प्लुरल मेन होता है और ओमेन का प्लुरल उमेन होता है। ई खाली बदल जाता है तो प्लुरल हो जाता है, एक जगह पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन वन के बाद सब कुछ सिंगुलर चाहिए, तो मैन भी सिंगुलर आया है। वाज वेयर में किसे सिलेक्ट करेंगे, तो वाज को सिलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे हम वेयर को काट देंगे, ठीक है। तो मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये आपका जो है पहला सही हो जाएगा, वेयर को काटेंगे। दूसरा जो एग्जांपल है, मेनी स्टूडेंट हैज हैव नोट डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे मेनी अ स्टूडेंट होता तो अभी अभी इस नियम में हमने पढ़ा है कि मेनी अ स्टूडेंट होता है ना, तो हम सिंगुलर सब चीज का इस्तेमाल करते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे खाली मेनी लिखा है, स्टूडेंट के पीछे तो ए नहीं लिखा है, तो सबसे पहला गलती क्या है, स्टूडेंट को हमें स्टूडेंट्स बनाना होगा, स्टूडेंट्स बनाना होगा, क्योंकि मेनी के साथ हम लिख रहे हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स, हैज हैव में किसे सिलेक्ट करेंगे, तो हैव को सिलेक्ट करेंगे। मेनी स्टूडेंट्स हैव नोट डन। अब हिज में हम जो है प्लुरल है, तो हिज आपका सिंगुलर जो है आपका प्रोनाउन है, तो हमें प्लुरल प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, तो देयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज की बदलाव की जरूरत है भाई इस सेंटेंस में। मेनी स्टूडेंट्स हैव नोट डन देयर होमवर्क्स। यहाँ पे आपका रिवीजन कहाँ कहाँ से हुआ, नॉन से हुआ, प्रोनाउन से हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रूल सीखे, साथ ही साथ आपने जो क्या सीखे, वर्ब भी सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीज का रिवीजन इस सेंटेंस में होगा। देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो इस प्रकार से इसे हल्के में ना लीजिए। देखिए मेनी अ का भी आपने पढ़ा है कि इसके बाद सिंगुलर नॉन आता है ना, लेकिन इसके मेनी के बाद में तो ए लिखा ही नहीं है, तो हमें या तो मेनी के बाद ए लिख के हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, या फिर मेनी के बाद अगर हम ए नहीं लिखना चाहें तो मेनी स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेनी प्लुरल होता है। तो मेनी स्टूडेंट्स, और जैसे ही स्टूडेंट्स हुआ तो हैज की पत्ता कट जाएगी तो हैव हो जाएगा, और जैसे ही प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल प्रोनाउन आएगा, तो हिज के जगह पे देयर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चीज सीखे, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, वन मस्ट टॉलरेट वंस हिज फ्रेंड एज वेल एज वंस हिज इनेमी। देखिए ये वाला क्वेश्चन एसएससी को बहुत पसंद है। आपको वन से जो है स्टार्ट कर देगा, कोई भी जो है आपका मतलब सेंटेंस को वन से स्टार्ट कर देगा, और इसके बाद आपको प्रोनाउन के रूप में हिज दे देगा। तो वन का जो है आपका क्या पोसेसिव है ना, क्या हो जाता है, वंस हो जाता है, इस प्रकार से अपस्ट्रोफी वाला एस, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, अपस्ट्रोफी ऊपर लगता है फिर एस लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे लिखा हालांकि गलत है, एस ऊपर होना चाहिए। वन मस्ट टॉलरेट वंस हिज फ्रेंड एज वेल एज वंस हिज एनेमी। तो इसमें कहाँ गलती हुई, तो वन मस्ट। अब आपने अभी अभी मैंने कहा था भाई कि वन होती है सिंगुलर, तो इसके बाद तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, है ना, लेकिन आपने यहाँ पे टॉलरेट लिखा है, तो टॉलरेट तो भाई प्लुरल हो गई। तो भाई प्लुरल इसलिए हो गई कि मैंने अभी एक बात और कहा था कि कोई भी वर्ब स्वभाव से हमेशा प्लुरल ही होता है, ठीक है। और जो बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का V1 वो हमेशा प्लुरल होता है। और साथ ही साथ मैंने एक बात और प्यारा सा बताया था, प्यारे याद करो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। तो वन के बाद मॉडल का प्रयोग हुआ है ना जी, मॉडल वर्ब, मॉडल एक जुलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो मॉडल वर्ब के आने वाला जो मेन वर्ब होगा ये तो V1 फॉर्म में ही होगा। तो टॉलरेट इसीलिए V1 में इस मॉडल को देखते हुए लिखा गया है, ठीक है। और वन के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोनाउन आना है, हिज का पत्ता कट होगा, वंस आएगा, ठीक है। एज वेल एज वैसे ही, है ना, तो यहां भी वंस का प्रयोग हो जाएगा, हिज का पत्ता कट जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, वन मस्ट टॉलरेट वंस हिज फ्रेंड्स एज वेल एज हिज इनेमी, ठीक है। सॉरी, वंस इनेमी, हिज नहीं होगा, वन को देखते हुए, यही तो समझा रहे थे। इसके अलावा एवरीबॉडी नोज दैट मैन इज मोर्टल।
देखिए एवरीबॉडी, अभी मैंने कहा भाई बडी इंडिंग, थिंग इंडिंग और वन इंडिंग हमेशा सिंगुलर होता है, तो एवरीबॉडी सिंगुलर है, इसीलिए नो का जो है सिंगुलर बनाया गया है। आप जानते हैं कि नो माने होता है जानना, नोज लगा दिया तो मतलब सिंगुलर के लिए यूज होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए सिंगुलर वर्ब नोज आया है जो V5 फॉर्म में है, और जो एस और एस वाला फॉर्म होता है वर्ब को उसे V5 फॉर्म बोलते हैं। डैट मैन इज मोर्टल, सभी जानते हैं कि आदमी जो है मरणशील होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है ये। इसके अलावा यहाँ पे फिर से अपवाद आ गया है मेनी के साथ। मैंने कहा भाई मेनी होता है प्लुरल, लेकिन मेनी के बाद ए जोड़ेंगे तब ये नियम लागू होगा, तो यहाँ पे यही चीज दर्शाया गया है कि मेनी के बाद मेन लिखे, हैव लिखे, कम लिखे। मेनी मैन हैव कम, जो पहले वाला एग्जाम्पल देखा था ना, सेम एग्जाम्पल है। जैसे मैंने यहाँ पे करेक्शन किया था कि भाई मेनी लिखा है तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, हैज नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हिज नहीं होना चाहिए, देयर होना चाहिए। सेम बातों का रिपीटिशन अलग से है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे मेनी अ मैन तो बता ही दिया था, तो ये एग्जाम्पल फिर से आ गया है एक्स्ट्रा। मेनी अ मैन के बाद वर्ब सिंगुलर और जो है आपका वर्ब सिंगुलर आएगा, और कम जो है वर्ब का V3 है, हैज को देखते हुए आ रहा है, तो मेनी अ मैन हैज कम सही है। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी। इसके बाद जो आपका क्या करना है, प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ए ग्रेट मेनी और ए गुड मेनी, इन दोनों के बाद ये अलग अलग चीज है, यहाँ पे स्लाइस है, ठीक है। तो इन दोनों के बाद आपको वर्ब का प्लुरल फॉर्म यूज करना है, इसीलिए हैव का यूज किया गया है। चलते हैं आगे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि अगर ईच एवरी वन, इनके बाद अगर ऑफ का प्रयोग हो गया है बंधु, तो ऑफ के बाद जो नॉन या प्रोनॉन आएंगे वो तो प्लुरल फॉर्म में आएंगे, लेकिन उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी या फिर प्रोनॉन होगी ये सिंगुलर फॉर्म में होगी। देखिए लैंग्वेज आपको पहली बार अटपटा सा लग सकता है, लेकिन एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए और एक बार फिर से लैंग्वेज को देख लीजिए। आपकी काम न बन जाए ना तो बता देना। मैंने जब CHSL का एग्जाम 2011 ईस्वी में दिया था तो मेरे 9 नंबर आए थे आपके अंग्रेजी में 50 नंबर में से, मैंने आंसर शीट जब मिलाया था, ठीक है। मैंने फिर मेंस में 2014 के अंदर 168 नंबर लाया था आपका 200 में से। उसके बाद मैं एग्जाम देना छोड़ दिया किसी अपनी पर्सनल कारण के वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खुद के पढ़ के, हालांकि मैं जो है MK मिश्रा से भी मतलब पटना में पढ़े हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं नहीं सीख पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ईच एवरी वन के बाद अगर ऑफ का प्रयोग, अभी आपने ईच एवरी वन को कैसा सिंगुलर डिनोट किया था, है ना, लेकिन इसके बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाए तो इसके बाद नॉन प्रोनाउन जो आएंगे वो आपको प्लुरल फॉर्म में आएंगे, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएंगे, उसके बाद जो प्रोनाउन आएंगे ये आपके सिंगुलर फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दे, वन ऑफ, अब ये वन लिखा है, ईच एवरी वन फैमिली में से एक चीज लिखा है वन, ठीक है। वन के बाद आपका ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट याद करें, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, है ना। तो वन ऑफ द बॉयज ये तो सही है, या फिर नॉन लिखे हैं तो द बॉयज लिखे हैं। अगर मुझे प्रोनाउन लिखना होता तो हम देम लिखते, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, है ना, वन ऑफ द बॉयज, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर यूज करना है, तो मैं हैज को सिलेक्ट करूंगा, हैव को डिलीट करूंगा, है ना। डन, हिज और देयर में से किसे सिलेक्ट करना है भाई? देखिए अंग्रेजी पूरी वैसे ही चलती है कि जैसा पंडित वैसी जो है उसकी बंदगी, ठीक है। तो सिंगुलर है तो सब चीज सिंगुलर होगा आगे, प्लुरल है तो सब चीज आगे प्लुरल होगा। तो अभी अभी आपने नियम पढ़ लिया कि वन, ईच, एवरी, इनके बाद ऑफ लगा हो तो नॉन प्रोनाउन प्लुरल आएंगे, लेकिन उसके बाद जो नॉन या प्रोनाउन या वर्ब आएंगे आपका सिंगुलर आएंगे। वैसे नॉन तो आएंगे नहीं, प्रोनाउन या वर्ब आएंगे तो सिंगुलर आएंगे बाद वाला, ठीक है। तो वन ऑफ यहाँ तो स्ट्रक्चर है, इसके बाद नॉन आ गया, प्लुरल आपका द बॉयज, सही है यहाँ तक। अब इन दोनों वर्ब में से मुझे सिलेक्ट करना है, तो हैव को सिलेक्ट करूं कि हैज को, तो हैव को काट दिया क्योंकि सिंगुलर आने वाला है। स्ट्रक्चर हमारा कहता है डन, हैव के बाद V3 आ गया है, बहुत अच्छा, डू का V3 डन है ना। हैज, हैव, हैड के बाद V3 आएगा। अब हिज और देयर ये प्रोनाउन है, अब हिज और देयर में से मैं किसे सिलेक्ट करूं, तो मुझे सिंगुलर प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है, तो देयर को मैं यहाँ पे काट दूंगा। तो ये सही फॉर्म होगा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, ठीक है। होमवर्क लिखना चाहिए, खाली वर्क लिखा है। इसके अलावा रूल नंबर 4 आता है हमारा,
ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इन तीनों का प्रयोग अब आप कभी भी अनकंटेबल नाउन के साथ ना करें। ठीक है, इससे आपको अनकंटेबल नाउन जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिसे आप गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे बाल हो गया, सुगर हो गया, रेत हो गया, जो अनकंटेबल है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, है ना, तो उसे आप, जैसे जल हो गया, पानी हो गया, ये सब भी आप गिन नहीं सकते हैं, अनकंटेबल में ही माना जाता है ना। तो इसके साथ आपको ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता किसके साथ है भाई? तो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का इस्तेमाल प्लुरल कंटेबल नाउन के साथ होता है। मैंने पहले ही कहा पीसीएन लिखा रहेगा तो प्लुरल कंटेबल नाउन। अब प्लुरल कंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है तथा अपने साथ प्लुरल वर्ब और प्लुरल नाउन लेते हैं। एग्जाम्पल पे विचार करें, समझ में आ जाएगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने बात किया भाई खाली कंटेबल नाउन, तो स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हो, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी प्लुरल फॉर्म में आएंगे। और वाज और वेयर में से मुझे किसे सिलेक्शन करना पड़ेगा? तो वेयर का, वाज का पत्ता कट, क्योंकि भाई कही रहा है हमारा स्ट्रक्चर, जो हमारा नियम है कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में प्लुरल कंटेबल नाउन का प्रयोग करो तथा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग वेयर कर लेंगे, तो इसका सही फॉर्म होगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट देयर, है ना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट देयर। इसके अलावा जो अपवाद है यहाँ पे, देखिए अपवाद है, देखिए अपवाद क्या है? द नंबर ऑफ, अभी आपने ए नंबर ऑफ, है ना, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसा देखा ना, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो प्लुरल आपने नॉन लगाया कंटेबल और प्लुरल वर्ब लगाया। अब है एक द नंबर ऑफ, यही आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि बच्चे जो है द नंबर ऑफ को देखते हुए प्लुरल ही मार देते हैं, जिसको पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ के बाद, है ना, ये प्लुरल कंटेबल नाउन के जो है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द नंबर ऑफ के बाद आप प्लुरल कंटेबल नाउन का प्रयोग तो करें, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी ना, वो भाई साहब सिंगुलर आएगी, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज अपने आप में सही आया है ना। द नंबर ऑफ के बाद जो है प्लुरल नाउन का इस्तेमाल होगा, तो एकदम सही आया है। बॉयज कोई गलत नहीं है, सभी बॉयज अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, है ना। द नंबर ऑफ बॉयज, ईज और आर में से किसे सिलेक्शन करना है भाई? तो आर का तो पत्ता कट होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है भाई कि द नंबर ऑफ के बाद नॉन प्लुरल आएंगे, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर आएंगे, तो यहाँ पे ईज चलेगा हमारा, आर नहीं चलेगा। आर अपने घर जाओ भाई, यहाँ ईज से हम संतुष्ट हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, है ना। तो इस प्रकार से आप द नंबर ऑफ के बाद इज लगाएं, आर ना लगाएं, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लुरल वर्ब ना लगाएं। अपवाद यहाँ पे देखिए, एक और पॉइंट है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, ये हमेशा अनकंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी चाय वाय बनाते हैं तो नहीं बोलते हैं अरे यार इतनी क्वांटिटी नहीं है मेरे पास, है ना, शुगर इतनी नहीं है भाई, नहीं बन सकता चाय, इस प्रकार से तो बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों जो हैं आप अनकंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। देखिए अनकंटेबल नाउन क्या ही प्लुरल वर्ब लेगा, जब खुद ही नहीं गिना जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कितने हैं, है ना। तो प्लुरल वर्ब की तो सवाल ही नहीं उठती। एग्जाम्पल देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज आर नोट सफिशियंट, तो इसमें किसको रखेंगे आप? इज और आर में। मैं आप लोगों के ऊपर इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं। ठीक है, नीचे जो एग्जाम्पल है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज नॉट एनफ, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज नॉट एनफ अपने आप में सही लिखा है, आर नहीं लिखा है, वेयर नहीं लिखा है, एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में फिलर में काम आएंगे। देखिए कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे यहाँ पे फर्नीचर, एडवाइस। देखिए एडवाइस आप दो तरीके से लिखते हैं, एक एसी वाला और एक सी वाला भी लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, इसके बाद बगेज, परजेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डाइट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, स्कैनरी, कन्फेक्शनरी, पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, है ना, बिहेवियर, ये सब जो भी है अनकंटेबल गिनती किया जाता है इन सबको, है ना, ये सबको अनकंटेबल माना जाता है। और जब ये अनकंटेबल हुआ तो खुद ही नहीं गिना जा रहा है, खुद ही नहीं खड़ा हो रहा है, दूसरे को क्या सहारा देगा, है ना। तो ये प्लुरल वर्ब नहीं लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, इसे प्लुरल बनाने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, अब ये नहीं कि फर्नीचर्स लिख दिए तो गलती हो जाएगा, है ना।
फर्नीचर ही होता है, अपने आप में फिट है और ये हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसमें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो फर्नीचर पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, लगेज पूछा जाता है, पोटरी पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो स्टेशनरी पूछा जाता है, सीनरी पूछा जाता है, पोएट्री पूछा जाता है। इसके बाद और कुछ आज तक मैंने एग्जाम में देखा नहीं, ठीक है। जितने पे रेड पेन लगी हुई है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है ना, इसके अलावा स्टेशनरी है, सीनरी है, पोटरी है, ये सब आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और एसएससी का एक बहुत अच्छा आदत है जी कि जो इंग्लिश है वो प्रीवियस ईयर जो है 90% देता है, ठीक है। तो ये एक राहत की बात है। तो यहाँ पे लिखा है द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, है ना, जो मतलब सीनरी है कश्मीर का सभी को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो इस प्रकार से इसका सेंस आ रहा है। तो सीनरी को देखते हुए हमें अनकंटेबल है ये, तो अनकंटेबल नॉन के बाद हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। देखिए अब कैसे पता करेंगे कि वर्ब कौन सा होगा, नॉन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। तो एक चीज आप ध्यान रखें, जहां कहीं भी प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो, प्रीपोजिशन देखिए खाली ऑफ ही नहीं होता है, एट हो जाएगा, इन हो जाएगा, है ना, एट हो जाएगा, इन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये जो भी है, टू हो जाएगा, जो भी है, ये सब जो भी प्रीपोजिशन है, इसके पहले जो भी लिखा होता है ये सब्जेक्टिव केस के चीज लिखे होते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सेम वैसा ही जैसे आप वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखते हो और बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हो, ये तो अंग्रेजी के प्रथम कदम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफ है, इसका मतलब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले लिखा हुआ चीज हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कभी नहीं आता। तो द सीनरी के अनुसार आएगा। तो द सीनरी जो है ये अभी हमने पढ़ा कि भाई अनकंटेबल होता है इस वाले नियम से, तो हमें हैज का प्रयोग करना पड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल, आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आई पास्ट, देखिए एक सेंटेंस तो यही खत्म हो गया, आई पास्ट, आई है सब्जेक्ट और पास्ट है आपका V2, तो एक सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो एक सेंटेंस तो यही खत्म हो गया। तो ये वाला वर्ब और ये वाला सब्जेक्ट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है आगे जो हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। बट विरोधाभास दर्शाता है कि मैंने पास किया, लेकिन द परसेंटेज, जो परसेंटेज है ना, जो द परसेंटेज है, अब यहाँ पे ऑफ लगा है, मतलब ये परसेंटेज जो है, द परसेंटेज हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बट लगा के तो हम जोड़ने का काम किए हैं, ठीक है, विरोधाभासी बनाए हैं। और आई पास्ट तो पहले ही सेंटेंस पूरा हो चुका है कि मैं पास किया, एक सेंटेंस खत्म। आप कई सारे किताब लिखते हो तो 75 सेंटेंस को जोड़ते हो ना जी, तो यहाँ पे तो 2 ही सेंटेंस है, तो घबराने की बात क्या है। आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, देखिए तो द परसेंटेज, इस वाले स्लैब में आपको परसेंटेज भी कहीं मिल जाएगा, देख लीजिए, मतलब कहीं ये यहाँ देखिए परसेंटेज है तो इसे तो अनकंटेबल माना जाता है, तो द परसेंटेज को अनकंटेबल मानते हुए हमने वाज का प्रयोग किया है, वेयर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, जो एग्जाम में आप मार्क पाते हैं ना, वो मार्क नहीं होता, हमेशा मार्क्स होता है, तो ये बात भी ध्यान रखें, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो ये नहीं कहिएगा कि भाई मार्क को यहाँ प्लूरल क्यों लिखा है ना, मार्क्स ही होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमेशा प्लूरल होता है, इसे आप ऐसा हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते हो, है ना। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे दुनिया में चीज है जो 2 चीज जुड़े होते हैं और एक हट जाए तो एक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे आपने एक चश्मा पहना है, अगर मैं इसको एक वाला शीशा तोड़ दूं तो क्या आप एक वाला इतना पहनोगे, तो नहीं पहनोगे। इसीलिए गॉगल्स। अगर आपने कैंची तो मुझे बनाने आएगा नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, इस प्रकार से कैंची होता है ना, हाँ मान लीजिए कैंची है ये आपका, तो अगर कैंची का हम इतना पोर्शन तोड़ दे तो क्या इतने से आप कुछ कर पाओगे, तो नहीं। तो ऐसे में जिसका अर्थ नहीं रह जाता है टूटने हटने से, एक पार्ट को हटने से, तो वो हमेशा प्लूरल माना जाता है और प्लूरल ही हमेशा रहता है, उसे सिंगुलर भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है एक सीजर्स मतलब कैंची होता है, टंग्स मतलब चिमटा, है ना, पिलर्स, पिंसर्स, जो बेलोस होता है फूकनी, जो आग जलाने के लिए फूकते हैं वैसे, ट्राउजर्स जो पैंट हम लोग पहनते हैं, पैंट्स खुद ही लिखा है, पैजामा, शॉर्ट्स, ये जो भी हैं ये सभी हमेशा जो है इसी एस वाले फॉर्म के साथ आएंगे, इसे आप हटाने की चेष्टा ना करें, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे वेयर आर माई पैंट्स,
अब देखिए ये सिंगुलर तो है नहीं, ये हमेशा प्लुरल बिहेव करता है और इसे आप सिंगुलर बना भी नहीं सकते क्योंकि आप बाध्य हैं, क्योंकि एक अधूरा ये काम तो पूरा कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस पेंट्स को देखते हुए ये वाला आर आया है। तो अब आप कहोगे भाई कि पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाता है तो वेयर सब्जेक्ट होना चाहिए। अरे भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना भाई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आपका वर्ब आता है तब आता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन वाला वर्ब है ना, WH है ना। इसके अलावा आपका एक जुलरी वर्ब आया वेयर आर माय पैंट्स, और पैंट्स को देखते हुए आर आया है। इसी प्रकार से टंग्स को देखते हुए आर आया है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ले लीजिए द प्रोसीड्स वेयर, प्रोसीड्स को देखते हुए वेयर आया है। ऑल हिज एसेट्स को देखते हुए वेयर आया है। इसे एस मत हटाना, एसेट मत कर देना, है ना। आल्म्स मतलब होता है दान देना, ठीक है। तो आल्म्स वेयर होता है ना। इसके अलावा एक और जो लास्ट में है द इम्बर्स ऑफ, अब आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। और आप कैसे समझोगे कि भाई वर्ब कहाँ यूज करें, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, तो अभी मैंने बताया था प्रीपोजिशन का यूज जो है उससे पहले सब्जेक्ट होता है और इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। ये वाला वर्ब आया है। द फायर तो आपका ऑब्जेक्ट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है वर्ब के इस्तेमाल में, ठीक है। अगला कुछ ऐसे मतलब आपका वर्ड होता है जो देखने में प्लुरल होता है लेकिन स्वभाव से सिंगुलर होता है, खास करके विषय के नाम, जैसे न्यूज ले लीजिए, इनिंग्स जो आपका पारी होता है, पॉलिटिक्स जो राजनीतिक होता है, सोमन्स मतलब कोर्ट का बुलावा, ये वर्ब और जो है नॉन दोनों होते हैं, ये मैं बाद में समझा दूंगा। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स एक बीमारी होती है, मिसिल्स भी एक बीमारी होती है, रिकेट्स जो विटामिन डी के कमी से होती है ये भी एक बीमारी होती है, सिंगल्स, इसके अलावा बिलीवियर्स जो आपका खेल होता है, एथलेटिक्स, ये सब के साथ एस लगा हुआ है। इस एस को आप हटाने की चेष्टा ना करें, ठीक है। फिर भी ये सिंगुलर है, फिर भी ये सिंगुलर है सारे के सारे, ठीक है। जैसे द न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना। तो यहाँ पे न्यूज एस लगा हुआ दिख रहा है जैसे प्लुरल है लेकिन इस्तेमाल हुआ इज का। तो भाई ये सब जो है, जो भी शब्द है यहाँ पे एस लगे के बावजूद भी सिंगुलर है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, जो मैंने पहले जो सबसे पहला रूल डिस्कस किया था उसी का ये वास्ट पोर्शन है, इसे आप जरूर कवर करें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे है कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नोट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, देखिए बिसाइड से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। बिसाइड मतलब होता है आपका, अगर मैं BESIDE बिसाइड लिख दूं तो इसके मतलब होता है ना, के बगल में, ठीक है। लेकिन मैंने बिसाइड्स लिख दिया, बिसाइड्स, तो इनका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, ठीक है। जैसे मेरे पास कार के अलावा मोटरसाइकिल भी है तो बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, और मैं किसी के बगल में बैठ गया तो बिसाइड हिम, बिसाइड हर, है ना, इस प्रकार से। तो एस का इस्तेमाल वहां नहीं करते हैं। तो इनसे जब सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, दो सब्जेक्ट को, तो हमेशा वर्ब जो है पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार आता है। एग्जाम्पल देखें समझ में आ जाएगा। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, अब इस वाले स्लैब में आपको एज वेल एज कहीं दिख रहा है? हाँ जरूर दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, तो पहला ही वर्ड है। तो एज वेल एज से ये जुड़ा गया है, तो इसे राम को देखते हुए मुझे वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो हमने इज का इस्तेमाल किया है। राम और हिज पेरेंट्स को देखते हुए मुझे आर का इस्तेमाल नहीं करना है। जल्दी जल्दी में बच्चे जिसको नियम पता नहीं है, हिज पेरेंट्स को देखेगा आर लगा देगा, है ना, तो गलती हो जाएगी। इसके अलावा द कैप्टन अलॉन्ग विथ द सेलर्स, अब देखिए द कैप्टन है आपका सिंगुलर और द सेलर्स है आपका पुलरल नॉन है ना, दो नॉन है, दोनों को अलॉन्ग विथ से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब भी अटैच होगा इन दिए गए शब्दों से, है ना, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, है ना, ये सब जो भी है, अकम्पनीड बाय, अनलाइक, लाइक, नो, लेस देन, है ना, नथिंग बट, इन सब से अगर जोड़ा गया है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो द कैप्टन के अनुसार वर्ब आ रहा है वाज। इसके अलावा माय फादर अनलाइक माय अंकल्स, तो माय फादर के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए तो इज, एकदम सही है अपने आप में। साथ ही साथ दो चीज और यहाँ पे जान ले, नोर और, जब भी नोर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा जाएगा तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, जब नोर और से जुड़ता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। जैसे राम और हिज फ्रेंड्स, राम और हिज फ्रेंड्स, आर होगा कि इज होगा, आप लोग बताइए। कमिंग, ठीक है, मैं यही इतना ही लिखता हूँ। राम और हिज फ्रेंड्स आर
या फिर इज कमिंग। तो बताइए, तो यहाँ पे और से आपने जोड़ा, मैंने अभी अभी कहा भाई और से जोड़ो या फिर नॉर से जोड़ो, इनके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे। तो राम के अकॉर्डिंग तो नहीं आएंगे, तो इनके बाद वाले सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स है प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब आना चाहिए, इसीलिए आर आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, एमटीएस में फ़ायदा करेगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और तनीषा, जो बच्चे टेलीग्राम पे पीडीएफ की बात कर रहे हैं आप 18 तारीख वाला, तो मैं बता दूं 18 तारीख को सीएचएसएल का कोई एग्जाम था ही नहीं। मैं अपने तरफ से मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनाया था और पीडीएफ भी मैं आज सवेरे ही सेंड कर दिया हूँ, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, मिल जाएगा।